Assalamu alaikum. So today we are recording the revision video for ideal gases. ठीक है. So without further ado, let's start. सबसे पहले हमारे पास ये चीज आ जाती है 3 से 4 मार्क का 3 का सवाल आ जाता है ये कि भाई व्हाट इज एन आइडियल गैस. तो यू शुड नो. अच्छा, मेन जो आपने बात लिखनी है ना वो आपने ये लिखनी है कि इट फॉलोज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म और इसके आगे ये सारा जो लिखा हुआ है इससे ऊपर वाला अगर लाइनें हो तो फिर आप लिखें, वरना मेन बात एग्जामिनर जो है वो ये देख रहा होगा कि ये बच्चे ने मेंशन करी हुई है कि नहीं. ठीक है, तो क्या होती है, एक ऐसी गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सारी एजम्पशन को फॉलो कर रही है. ठीक है. और जो है वो एक ऐसी इक्वेशन को ओबे करती है जिसमें जो क्या होती है, जो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का फॉर्म रखती है. सो इट बेसिकली ओबेज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस. और फिर उसमें लाजिमन आपने क्या बताना है, आपने बताना है पी क्या होता है, वी क्या होता है और टी क्या होता है. राइट. सो पी इज प्रेशर इन पास्कल्स, वी इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब एंड टी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ठीक है, टी इज टेम्परेचर भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, टी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आपको लिखना जरूरी है. तो ये हमारे पास आइडियल गैस की डेफिनेशन है. इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेक श्योर कीजिएगा कि वो लाइंस में आ जाए. अच्छा, देन देर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू शुड नो. मतलब ये पहले से भी पता होंगे आपको या नहीं भी पता होंगे, तो आपने ये सीख लेना है. ठीक है. तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये वाला है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिग्री, यानी अगर मेरे मुझे ये मालूम करना है कि मेरी गैस में कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट, हाउ मेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स आई हैव, तो मैं उस गैस के मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद एवोगाड्रोस कांस्टेंट. एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज 6.02 इंटू 10 to the power 23. ये आपकी कॉन्स्टेंट्स वाली शीट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है. सो इट इज कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एन ए. अच्छा, और ये बाकी आपने याद भी करना है, कैपिटल एन का क्या मतलब है, स्मॉल एन का क्या मतलब है और इस एन ए का क्या मतलब है. तो कैपिटल एन मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल एन मीन्स बेसिकली द मोल्स एंड एन ए इज बेसिकली द एवोगाड्रोस कांस्टेंट. अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास मोल्स निकालने का फॉर्मूला है वही मोल इक्वल टू मास अपॉन एम आर, जो कि आपने ओ लेवल्स में सीखा था, जो कि आपने एएस केमिस्ट्री में सीखा था. ठीक है, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो यही फॉर्मूला है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एम आर. देन देर इज अ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन. अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर दोगे, सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273.15 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. राइट. एंड लाइकवाइज अगर केल्विन को सेल्सियस में लेके जाना हो तो उसको यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है. अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको एक सिंगुलर टेम्परेचर दिया हो तो उसको तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. राइट, जैसे दिया हुआ 23 डिग्री सेल्सियस, अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं डेल्टा टी की, यानी कोई ऐसी वैल्यू की बात करूं जो दो टेम्परेचर के डिफरेंस से निकल के आ रही है. अब बहुत दफा होता है हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर लेते हैं. राइट. और फॉर एग्जांपल सबको ये फॉर्मूला पता होगा, हम आगे जाके ये वाला फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स से देख लेंगे. तो इसमें जो डेल्टा टी जाता है, वेन एवर वी प्लग इन द डेल्टा टी, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सेल्सियस से केल्विन में, क्योंकि सेल्सियस में भी उसकी वैल्यू वही आएगी, केल्विन में भी उसकी वैल्यू वही आएगी. बस अगर आपके पास सिंगुलर टेम्परेचर हो तो सिंगुलर टेम्परेचर आप जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. हाँ, डेल्टा टी के लिए आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों सेम देते हैं आपके पास केल्विन और सेल्सियस में आंसर. फिर हमारे पास जो है वो कुछ आइडियल गैस की इक्वेशंस हैं. द फर्स्ट वन इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जो कि आपने एएस केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, या आपको पहले से आपने हो सकता है मेरे ख्याल से ओ लेवल्स में भी शायद होती है ये वाली. सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वेयर पी इज इन प्रेशर, या वेयर पी इज प्रेशर इन पास्कल, वी इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, स्मॉल एन याद रखना मोल्स के लिए है, मोलर गैस कांस्टेंट ये आपको उसमें दिया हुआ है कांस्टेंट की शीट में, इट इज 8.31, इट इज द मोलर गैस कांस्टेंट, एंड टी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ठीक है. तो बेसिकली अगर मुझे मोल्स के साथ वर्किंग करनी हो तो मैं ये वाली इक्वेशन चूज करता हूं. सही है. लेकिन अगर मुझे मोल्स के साथ वर्किंग नहीं करनी हो बल्कि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ वर्किंग करनी हो तो फिर मैं राइट वाली इक्वेशन चूज करूंगा, पीवी इक्वल्स टू एन के टी, वेयर पी इज प्रेशर इन पास्कल्स, वी इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑल्सो गिवन इन योर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट्स की जो शीट होती है वहां दिया है, और टी जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है. राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे एन दिया हुआ है या मुझे एन फाइंड आउट करना है तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे मोल्स दिए हुए हैं मोल फाइंड आउट करने हैं तो मैं ये वाली इस्तेमाल करूंगा. फिर हमारे पास कुछ अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक मॉडल थ्योरी आ जाते हैं. सबसे पहली अजम्पशन क्या है, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. ठीक है, ये तो सबको पता होता है, जब तक हमारे पास कोई ना कोई टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो है तो हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक अजम्पशन है, ये तो पूरी काइनेटिक मॉडल की अजम्पशन है. अब हम गैसेस के पार्ट पे स्पेसिफिकली आ जाते हैं
तो गैसेस के पार्ट में सब स्पेसिफिकली क्या बात आ जाती है कि भाई हमारी जो आइडियल गैसेस है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं है, ठीक है, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स। देन द थर्ड assumption इज द collisions आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी जब हमारी कोलिजन होती है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दैट कोलिजन। नंबर फोर, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है, यानी अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स ले लूं, ठीक है जी, और इनको मिला मिला के जोड़ जोड़ के लिख लूं, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसके साथ चिपका दूं और जो है वो इन दोनों को भी इसके साथ चिपका दूं और जो है वो देखूं, तो ये जो खुद इनका जो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ दी पार्टिकल्स होगा ये गैस से कम होगा, क्योंकि हम सबको पता है पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं गैस में, तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन अगर मैं इनको मिला के एक जगह में कंडेंस करके रख दूं तो उनका जो वॉल्यूम आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा आपके वॉल्यूम ऑफ दी गैस के। सो ये भी हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अच्छा मेनली जो है ना ये तीन आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जामिनर बोलता है कि बेटा लिख दो काइनेटिक थ्योरी की कुछ अजम्पशंस, तो ये तीन लिख के आ जाओ, सही है। ऊपर वाली जो है वो तो बहुत बेसिक है, वो तो बेसिकली काइनेटिक मॉडल थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं है, वो तो काइनेटिक मॉडल थ्योरी की है, राइट। तो ये तीन याद कर लो, बाकी फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये बस समझ लो क्योंकि डेरिवेशन में काम आएंगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की भी ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्या लिखा हुआ है, द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड इज नेग्लिजिबल टू द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, बेसिकली देखो ये बोल रहा है कि भाई जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इस दौरान जो डेल्टा टी लगता है, यानी जो बिटवीन द कोलिजन द टाइम टेकन, दिस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। अब जैसे देखो एक दफा कोलाइड कर गए, अब ये वापस जाएगा वॉल ऑफ द कंडक्टर से कोलाइड करेगा, वापस आएगा, ये भी जाएगा, ये भी वॉल ऑफ द कंडक्टर से लगेगा और वापस आएगा। तो फिर जब ये आके दोबारा आके लगेंगे ना, तो ये जो डेल्टा टी था और ये जो सारा टाइम था जो आपको वापस जाके आने में लगा, ये टाइम बहुत बड़ा होता है आपके डेल्टा टी से, तो आप इस डेल्टा टी को नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर कोलिजन में कोई भी टाइम नहीं लग रहा, वो इंस्टेंटेनियस कोलिजन है, ठीक है। एंड नंबर सिक्स हमारे पास ये है कि देयर आर ऑलवेज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सिमेशंस टू अप्लाई। तो भाई बेसिकली हम सबको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23। आप एक मोल नहीं भी लो, आप 0.1 मोल ले लो, 0.05 मोल्स ले लो, उसमें भी आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो सिंपल ये बात लिखी हुई भाई इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि हम इस पे स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करके अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके अपना काम यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब आ जाती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए बिकॉज इट डज कम अप अलॉट अलॉट, ठीक है। तो हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए क्या अज्यूम करते हैं, हम एक क्यूब अज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसकी हम कह लेते हैं कि इसकी जो साइड है उस साइड की लेंथ जो है वो डिस्टेंस डी है, ठीक है। सो वी अज्यूम अ क्यूब एंड एक इसका जो एरिया है वो हम उसको एरिया बोल देते हैं, और जो है वो इसकी लेंथ को एक जो लेंथ है इसकी डिस्टेंस डी बोल देते हैं उसको। ऑब्वियसली हर फेस का एरिया ए होगा, हर हर लेंथ डी होगी, क्योंकि हम अभी फिलहाल क्यूब ले रहे हैं। नंबर थ्री हम क्या लेते हैं, हम एक पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक पार्टिकल है मास एम का और उसकी पास जो है वो वेलोसिटी वी एक्स एंड इट इज स्टार्टिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले जो है वो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है बेटा, यू ऑल नो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो क्या होगा भाई, अगर हम फॉर एग्जांपल एक कन्वेंशन बना लें, राइट, लेट्स से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, ठीक है जी, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जाएगा इधर लगेगा और लगने के बाद ये वापस से रिबाउंड कर जाएगा, और क्योंकि हमने कहा था कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होती हैं तो इसने कोई भी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करनी, तो बेसिकली ये उसी वेलोसिटी के साथ क्या कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा, राइट। सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m, और vx अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो मैं इसको vx को पॉजिटिव ले लूंगा, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, माइनस इधर डाल दिया, फिर लिखूंगा m, लेकिन अब जो ये vx है या अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन नहीं है, ऑपोजिट टू माई कन्वेंशन है, तो मैं इसको अब जो फाइनल, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, माय बैड, सॉरी, फाइनल वाला केस ये है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर लूंगा m, और ये vx नॉट अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन है, तो इसको मैं माइनस vx ले लूंगा, फिर माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, माइनस फॉर्मूला का पार्ट आ गया, फिर ये m और vx ऐसे इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन है, सो m vx आ गया। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा -2m_v_x। और अब हम सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव हमको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। सो अगर अभी फिलहाल मैं डायरेक्शन को अभी फिलहाल इग्नोर कर दूं और मैं चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, सो दैट इज बेसिकली 2m v
एक्स, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। नंबर टू, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे फोर्स निकाल सकते हैं, और सबको पता है फोर्स क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। सो वी आर टेकिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हम ये मोमेंटम ऊपर ले लेंगे 2mvx, ठीक है, और डिवाइड बाय इसको क्या कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो हमने इसी को हम क्या कर लेते हैं, हम इसको नंबर थ्री एक और चीज भी कर लेते हैं कि ये तो हमने फोर्स लिया ना, नंबर थ्री हम ये कर लेते हैं कि फोर्स ड्यू टू एन पार्टिकल। जाहिर बात है भाई, गैस में एक पार्टिकल तो होने से रहा, राइट, देयर विल बी एन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम जो है वो फोर्स ले लेते हैं ड्यू टू एन पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपली अगर आपको एक पार्टिकल की फोर्स मालूम है, ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो एन पार्टिकल्स की भी ढूंढ सकते हैं, आपको बस ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद एन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 2n mvx डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दिया। ये क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास फोर्स ड्यू टू एन पार्टिकल्स, ये फोर्स आ गई, और ये फोर्स ड्यू टू एन पार्टिकल्स मेरे पास आ गई। सिंपल जो है वो इसको मल्टीप्लाई बाय एन कर दिया, एक पार्टिकल की पता है तो एन पार्टिकल्स की बस मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। अच्छा, अब आ जाती है बात इस डेल्टा टी के लिए, तो हम इस डेल्टा टी के लिए वर्किंग करेंगे। अब देखो, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि भाई आपकी जो टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोलिजन है वो नेग्लिजिबल है टू द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। अगर मैं ये करूं बेटा कि मैं एवरेज फोर्स निकालने की कोशिश करूं, राइट, इफ आई ट्राई टू वर्क आउट द एवरेज फोर्स, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो हूं वो बेसिकली अपनी कहानी ये कर सकता हूं कि मैं फिर एवरेज चेंज इन मोमेंटम लूंगा, या फिर इस तरह से सोच लो, मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम लूंगा डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दूंगा। सो एवरेज फोर्स निकालने के लिए फिर मैं इस डेल्टा टी को क्या कर सकता हूं, इसको मैं क्लेवर वे से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो भाई, ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, सॉरी, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वंस इसने कोलाइड कर लिया, इसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में, इसने कोलाइड कर लिया, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कोलाइड वंस अगेन विद द वॉल, यू ऑल नो। हम जो है वो एवरेज फोर्स निकालने के लिए अगर हम डेल्टा टी के लिए वर्किंग करें, सॉरी, अगर हम टी के लिए वर्किंग करें, नॉट डेल्टा टी, टी कितना लगेगा, या टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस लिख देते हैं, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। तो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस कितना लग जाएगा, ये पहले डिस्टेंस डी इस तरह कवर करेगा, फिर डिस्टेंस डी वापस आएगा, राइट। और टाइम सबको पता है क्या हो जाता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। जो आपका बेसिक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं रीअरेंज कर दूं तो वो बन जाएगा। तो मैं डिस्टेंस ले सकता हूँ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, 2d हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी वही रह रही है तो मुझे vx मेरी वेलोसिटी लगेगी, ये मेरे पास हो जाएगा। सो द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस विल बी दिस। और क्योंकि मैं एवरेज फोर्स ले रहा हूं तो फिर मैं ये जो हूं वो बिटवीन द, यानी मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि सारे पार्टिकल्स एक साथ जाके कोलाइड करते हैं, और फिर वापस से आके कोलाइड करने में सब एक साथ ही कर दे दोबारा। सो देन आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द एवरेज फोर्स। अब मैं इस डेल्टा टी की जगह ये टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस डाल दूंगा और मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। सो मेरे पास मेरी एवरेज फोर्स क्या आ जाएगी, मेरे पास मेरी एवरेज फोर्स आ जाएगी 2nmvx, और मैं डेल्टा टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं डेल्टा टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 2d अपॉन vx। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरे पास मेरा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड माय फोर्स इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी nmvx स्क्वायर्ड डिवाइड बाय d। ये क्या हो गई, मेरी एवरेज फोर्स हो गई। सबसे पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद हमने फोर्स निकाली, ठीक है, फिर हमने एन पार्टिकल्स के लिए उसको एडजस्ट किया, और फिर हमने ये कहा कि भाई अज्यूम ही कर लेते हैं कि सारे पार्टिकल्स एक साथ जाके कोलाइड करते हैं और उनको दोबारा से आके कोलाइड करने में इतनी देर लगेगी। सो व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स ओवर दिस होल इंटरवल, कि भाई एक दफा आके कोलाइड कर गए फिर वापस आके जब तक आ रहे हैं, तो वो एक एवरेज फोर्स निकालने के लिए हम इस डेल्टा टी को फिर क्या कर सकते हैं, इस टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आ गई एवरेज फोर्स। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं प्रेशर निकालूंगा। सो नंबर 4, नाउ आई विल वर्क आउट द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वी ऑल नो इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एन एम वी एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, और जो है वो मैं क्या कर लूंगा, डिवाइड बाय, ये डी था ऑलरेडी, ठीक है, ये तो मेरी फोर्स का ही है ना, और मैं इसको डिवाइड बाय एरिया कर लूंगा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एरिया कर लूंगा। एरिया इंटू डी क्या हो जाएगा, इट विल बी वॉल्यूम। सो मैं इसको रीराइट कर सकता हूं अब कि मेरा जो प्रेशर है और विल इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, vx squared divided by volume, and then finally I can also rewrite this, और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि pv will equal to nm vx squared। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये मैंने यहां तक
अपना काम कर लिया है। अब मेरे पास जो फाइनल काम रह जाता है वो बस ये रह जाता है कि भाई हमारे पास जो पार्टिकल होता है उसके पास थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी होती है। हम तो अभी फिलहाल सिर्फ एक्स डायरेक्शन बोल रहे थे, लेकिन पार्टिकल के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं होती है, बल्कि हर डायरेक्शन में होती है। सो बेसिकली पार्टिकल हैज थ्री डिमेंशनल वेलोसिटी। ठीक है जी, थ्री डिमेंशनल हमारे पास वेलोसिटी होती है, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स, वी वाई और वी जेड। तो अब हम यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो हम ये कहते हैं कि यार जो इस पार्टिकल की मीन स्क्वायर स्पीड होगी, ठीक है जी, वो क्या होगी, सॉरी मीन स्क्वायर स्पीड, हाँ मतलब द पार्टिकल्स रिजल्टेंट स्पीड। ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकलेगी, उसके तमाम कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में करते, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे इस पार्टिकल की जो है वो रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, और वो क्या अप्लाई करते हैं, हम ये अप्लाई करते हैं कि वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड। हम ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, क्यों, क्यों भाई देखो हम क्या ले रहे हैं, हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं, राइट। अब अगर हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं तो हम ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो एक डायरेक्शन में हमारे पास, यानी हम एवरेज निकाल रहे हैं ना बेसिकली, और इतने सारे अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हम स्टेटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं कि भाई देखो ऑन एवरेज जो एक डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी उतनी ही हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में होगी, और उतनी ही हमारे पास तीसरी डायरेक्शन में भी होगी, बिकॉज वी आर वर्किंग विद सो मेनी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा सी स्क्वायर विल इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी, यानी मैं इन सब की जगह वी एक्स स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर डाल सकता हूं, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन यू कैन वर्क आउट दैट वी एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली अ वन ओवर थ्री सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम इसको एक थोड़ा स्पेशल तरीके से लिख लेते हैं, इसको इस तरह स्क्वायर, ये इस तरह की ब्रैकेट्स में लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाती है, हमारी मीन स्क्वायर स्पीड बन जाती है। एंड देन फाइनली मैं पी वी इक्वल्स टू क्या कर सकता हूं, ये प्लग इन कर सकता हूं, तो मेरे पास मेरी आइडियल गैस की इक्वेशन आ जाएगी, पी वी इक्वल्स टू वन ओवर थ्री एन एम सी स्क्वायर। दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली द हार्डेस्ट डेरिवेशन इन ऑल ऑफ योर कोर्स। ठीक है, ये पूरे एएस और ए2 फिजिक्स के कोर्स में सबसे हार्डेस्ट डेरिवेशन और सबसे लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन ये आपको स्टार्ट टू फिनिश क्या आनी चाहिए, पूरी पूरी आनी चाहिए। बहुत आसान है, सिंपली देखो प्रेशर को निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया चाहिए होगा, राइट। तो वो फोर्स आपने कैसे निकाली, वो फोर्स आपने स्टार्ट करा यूजिंग द चेंज इन मोमेंटम, फिर उसको जो है वो आपने फोर्स निकाली, यानी डिवाइड बाय टाइम कर दोगे उसको, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि तमाम पार्टिकल्स की फोर्स आ जाए कितनी वो अप्लाई कर रहे हैं, फिर एवरेज फोर्स निकालोगे, तो इस डेल्टा टी की जगह, जो ये डेल्टा टी था इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स आ गई, अब तुमने उसको प्रेशर के फॉर्मूले में डाला, ठीक है, वो तुम्हारे पास आ गई लास्ट फॉर्म में। बस अब तुमने फाइनली एक स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी है कि भाई इस वी एक्स स्क्वायर को तुमने किस चीज से सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाली वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है, वन ओवर थ्री मीन स्क्वायर स्पीड से। और ये पता होना चाहिए सारी चीजें कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो गया। बाकी इधर जो है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है क्या क्या चीजें, एम इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, एंड एम इज गोइंग टू बी द टोटल मास ऑफ द गैस और ऑल पार्टिकल्स। ऑब्वियसली यू कैन सी ये एक पार्टिकल का मास है, इसको अगर तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल मास ऑफ द गैस बन जाएगा। ये सी स्क्वायर क्या है, इट इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द गैस। अच्छा सिर्फ इसको ये नहीं लिखना मीन स्क्वायर स्पीड, पूरा पूरा लिखना मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द गैस। जाहिर बात है मीन किसकी निकलती है, सब चीजों की निकलती है, एक की नहीं निकलती। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द गैस। और वन अपॉन थ्री, अगर एग्जामिनर पूछ ले बेटा ये वन अपॉन थ्री कहां से, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज शोइंग द थ्री डिमेंशन, यानी आप ये शो कर रहे हैं कि भाई हमने थ्री डिमेंशन में वर्किंग करी है। ये इसीलिए आया है क्योंकि हम तीन डिमेंशन में काम करें, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस वन ओवर थ्री। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फर्दर जो है वो फॉर्मुलाज डिस्कस करते हैं। अच्छा ये वाला जो है ना ये डेरिवेशन तक ही है, इसको हम ना कभी ऐसे जिस तरह इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। मैंने एटलीस्ट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे जिसको आप रॉ फॉर्म में जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही इस्तेमाल कर रहे होगे। तो अब इसके थ्रू हम जो है वो फर्दर कुछ और फॉर्मुलाज निकालते हैं, और वो ज्यादा कॉमन है हमारे पास। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि मैं जो हूँ वॉल्यूम को यहाँ नीचे लाके डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा, वन ओवर थ्री एन एम ओवर वी मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। एनएम क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, एनएम इज दी टोटल मास ऑफ गैस। और वी क्या होगा, वी जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। आप सबको पता है मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो व्हाट इज दिस बेसिक टर्म, दिस टर्म इज बेसिकली योर डेंसिटी। सो देयरफॉर आप जो है वो एक नई इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो, एंड दैट विल बी वन ओवर थ्री रॉ सी स्क्वायर।
सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल इक्वेशन, यानी ये बेसिकली 1/3 NMC स्क्वायर का ही एक और फॉर्म है। ये भी मतलब ज्यादा आ जाती है, मतलब ये वाली सिर्फ डेरिवेशन की हद तक है, कैलकुलेशन की हद तक इसके कभी कभार कुछ क्वेश्चन आते थे, फिर भी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है इसके क्वेश्चंस के एतबार से ये। फिर हमारे पास ये है, इफ वी इक्वेट पीवी इक्वल्स टू एन के टी विद पीवी इक्वल्स टू 1/3 NMC स्क्वायर्ड, तो जो है वो हमारे पास क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, पीवी और पीवी को इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एन के टी विल इक्वल टू 1/3 NM मीन स्क्वायर स्पीड, right? And then we can cancel out this n and this n. So now what I want you guys to see is something very specific। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आना शुरू हो जाएगी फौरन। So 1/3 MC squared, यू ऑल नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। एम और वी स्क्वायर तो है यहाँ पे, हाफ नहीं है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक होशियारी के लिए, एक होशियारी के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड पे जबरदस्ती हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। एंड देन आई कैन ऑल्सो सेंड दिस 3 ओवर देयर। सो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम 3/2 KT विल इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर। ये हाफ मैं आर्टिफिशियल लेके आया हूँ, खुद लेके आया हूँ, क्योंकि भाई मुझे नजर आ रहा था कि ये तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन रही है, तो मैंने उसको बिल्कुल सही फॉर्म में लेके आने के लिए, इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मेरे पास ये आ गई, एंड दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल दे दो, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, क्या आ गया, 3/2 KT। सो दिस यू शुड नो। एंड देन फर्दर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपको बोल दूं बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स बता दो, तो वही चीज है भाई, जब आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक पार्टिकल मालूम है, तो n के लिए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस 3/2 n, इसको NKT करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आगे इंटरनल एनर्जी में भी काम आएंगे, ये आपको पता होने चाहिए है, राइट। देन हमारे पास क्या जाती है, हमारे पास हमारी इंटरनल एनर्जी आती है। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गैस है, तो गैस में हमारे पास पार्टिकल्स का, आपको सबको पता है, उनके पास रैंडमली वो मूव कर रहे हो, तो उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी आती है। बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारे पास जो है वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बिटवीन द गैसेज। तो अब बात ये है कि अभी फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, अभी फिलहाल हम एक आइडियल गैस ले रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज को इक्वल टू 0 ले सकते हैं, एज देर आर नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इन एन आइडियल गैस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आती है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की वजह से। जब भाई मेरी आइडियल गैस के अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज को 0 ले सकता हूं। सो देयरफॉर इन एन आइडियल गैस मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिंपली बस ये है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, एंड दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज कैन बी गिवन बाय 3/2 NKT, राइट। बिकॉज हमने ऊपर निकाला कि भाई तमाम पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3/2 NKT होगी। तो वही जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी आ रही होगी इन अ गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सवाल आ जाता है अक्सर बेशतर कि भाई आपके पास कौन सी अजम्पशन इधर फॉलो हो रही है और फिर ये कैसे बनता है इसके अंदर, तो यू शुड नो दैट। देन लास्टली हमारे पास T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर वाला है। अच्छा, इसमें हमें कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सिंपली। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल PV इक्वल्स टू NRT लिखता हूँ, ठीक है जी, और जो है वो मैं जो हूँ वो इसको इक्वेट कर देता हूँ विद योर PV इक्वल्स टू 1/3 NMC स्क्वायर, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा मैं NRT को बराबर कर सकता हूँ NMC स्क्वायर से। अब इसमें समझने की ये बात है भाई, देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, राइट, दीज टू आर कांस्टेंट्स, बिकॉज द मास ऑफ द गैस इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग, मतलब ये तो नहीं होगा ना कि हम गैस हमने डाल दिया, गैस निकाल ली, तो मास चेंज नहीं करेगा, मोल्स भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज नहीं करेंगे, मोलर गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो आप इधर से जो है वो क्या कर सकते हो, 2 मिनट में रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हो कि आपका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर्ड है, यानी मीन स्क्वायर स्पीड के डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, एक सेकंड मैं इसको नीचे, तो यू कैन ड्राइव दिस, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको हम इस्तेमाल बेसिकली इस तरीके से करते हैं कि हम T1 ओवर मीन स्क्वायर स्पीड 1 विल इक्वल टू T2 डिवाइड बाय मीन स्क्वायर स्पीड
2 कर लेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली जैसे आप वेव्स की इंटेंसिटी कैलकुलेशन करते थे, राइट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और फिर उसको ऐसे ही राइट कर लेते थे, तो बिल्कुल ही वैसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज यहाँ पे आ रही है। मैं इसको इस तरह से राइट करके, और फिर अगर मुझे एग्जामिनर बोल दे कि भाई एक टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर मीन स्क्वायर स्पीड थी और किसी और टेम्परेचर पे मुझे निकाल दो मीन स्क्वायर स्पीड, तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें इस वाली चीजों में बहुत काम देता है। तो मेनली थ्योरी के हवाले से आइडियल गैसेस बस इतना ही है, ठीक है, जिसमें एक डेरिवेशन ही मुश्किल है, बाकी तो सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा वो कैसे हम जो है वो क्या कर रहे हैं, इसमें ड्राइव कर रहे हैं, बाकी आपकी अजम्पशंस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि ये वाला चैप्टर और टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ पढ़ा जाएगा, तो आइडियल गैसेस का कुछ पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ लिया दैट इज कंप्लीट रिगार्डिंग द आइडियल गैसेस। तो हम उसके बस हवाले से एक सवाल देख लेते हैं। An ideal gas has volume of this much, pressure of this much, and temperature of this much. Given that the mass of the gas is 20.7 grams, calculate the mass of one molecule in the gas. अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली दो अप्रोचेज हैं जो मुझे समझ में आता है कि बच्चे करेंगे। सो लेट्स सी एट बोथ ऑफ दोज अप्रोचेज। सबसे पहली अप्रोच क्या अप्लाई कर इन्वॉल्व करती है, वो इन्वॉल्व करती है पीवी इक्वल्स टू एनकेटी, ठीक है। बाकी अप्रोच क्या है, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली है। बहुत सारे केमिस्ट्री के बच्चों को ना ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो बस चाहते हैं कि बस मैं किसी तरह मोल से साथ काम कर लूं। लेकिन अगर मैं रिसेंट पास्ट पेपर्स की बात करूं फिजिक्स के, तो उसमें ये वाली इक्वेशन सीवियरली निग्लेक्टेड है, और यही वाली इक्वेशन हम ज्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनकेटी वाली, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारा जो शिफ्ट है, हमारा जो फिजिक्स में शिफ्ट है, वो मोल से जो है वो नंबर की तरफ ज्यादा आ गया, ठीक है। तो हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को ज्यादातर जो है वो कंप्लीटली इग्नोर मार देते हैं, और पीवी इक्वल्स टू एनकेटी ही को ही ज्यादातर हम ले रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर हम क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज बेसिकली एम आर, राइट। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एम आर निकाल, तो वो फौरन से सोचेंगे ठीक है मैं मोल्स निकाल के फिर मोल इक्वल टू मास अपॉन एम आर वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा। बाकी वरना अगर हम फिजिक्स वाले तरीके से सोचें, यानी ज्यादा फिजिक्स इंटेंसिव वे से सोचें, तो सिंपल ये है, अगर मैं सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दूं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो मैं टोटल मास को इस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूंगा, ये निकालने के लिए कि मेरा एक पार्टिकल का मास क्या हो, राइट। सो आई विल जस्ट टेक द टोटल मास एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन पार्टिकल। तो हम जो है वो पहले इस वाली अप्रोच को कर लेते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनकेटी वाली को। सो पी क्या है मेरे पास, 3 × 10⁻⁵ है। वॉल्यूम क्या है, 6 × 10⁻³ है। एन मुझे निकालना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कि मैं चेक भी कर लेता हूं ऊपर जाके, गलत नहीं लिखा हो बस। 1.328 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दिस जल्दी से। ओके, 1.328 है, 1.38 लिखा हुआ है मेरे पास। वेट, 1.38, 1.328 नहीं है, इधर गलत लिखा हुआ है, गलती हो गई है, टू गलती से आ गया, ठीक है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ये मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो मैंने ये डाल दिया। और टेम्परेचर क्या डाल दूंगा, टेम्परेचर मेरे पास 17 डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दूंगा, तो 273.15 ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो है वो अब मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे एन निकाल लूंगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 × 10⁻⁵ इंटू 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 273.15, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 4.495 इंटू 10⁻23 आ रहे हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 4.495 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एंड देन फाइनली मुझे मास ऑफ वन पार्टिकल निकालने के लिए, मास ऑफ वन पार्टिकल, व्हाट विल आई नीड टू डू, आई विल बेसिकली नीड टू डू दिस। और एक काम करते हैं, मैं ऊपर कर लेता हूँ, फिर मैं पी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ ऑल्टरनेट करके दिखा दूंगा। सो मास ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन पार्टिकल विल बेसिकली बी, क्या आपने अपना टोटल मास लिया गैस का 20.7 ग्राम्स, ठीक है जी। ऑब्वियसली हमें केजी में निकालना है, तो इस ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं बाई द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 4.495 इंटू 10⁻23। सो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं अब हम। एंड
सो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ, मेरे पास मास ऑफ वन पार्टिकल क्या आ गया, ये आ रहा है मेरे पास 4.6 इंटू 10⁻⁻26 केजी। ये मेरे एक पार्टिकल का मेरे पास मास आ गया इन केजी। ये आपके पास एक अप्रोच हो गई, बहुत आसान है। देखो आप फिजिक्स वाले तरीके से देखो, कोई भी ख्वारी नहीं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मुला नहीं, बस सीधा सीधा आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, टोटल मास को डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दिए, एक पार्टिकल का मास आ गया। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री वाली ज्यादा इंटेंसिव अप्रोच देखूं, जो बच्चों को पसंद होती है, जो केमिस्ट्री करते हैं, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा। मैं वैसे ही बिल्कुल प्रेशर प्लग इन कर देता हूँ। इसमें प्रेशर क्या है, 3 × 10⁻⁵। वॉल्यूम जो है वो 6 × 10⁻³ है। मोल्स में निकाल लूंगा, मोलर गैस कॉन्सेंट्रेशन 8.31 है। टेम्परेचर टी क्या था, टेम्परेचर टी था 17 + 273.15। ठीक है, सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। 3 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻³ डिवाइड बाय 8.31 डिवाइड बाय 17 + 273.15। सो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास आ रहे हैं 0.7465 मोल। ठीक है, फिर हम सबको पता है मोल क्या होते हैं, मास अपॉन एमआर होते हैं। ठीक है जी, और बेसिकली मास ऑफ वन पार्टिकल इज द एमआर। सो मैं क्या कर दूंगा, मास अपॉन मोल कर दूंगा। दूसरी बात ये याद रखनी कि जो ये मास अपॉन एमआर वाला फॉर्मूला है, दिस वन, इसमें मास जो होता है वो ग्राम्स में जाता है। ये वाहिद एक फॉर्मूला है जिसमें मास जो है वो ग्राम्स में जाता है, और कोई फॉर्मूला नहीं आप स्टडी करेंगे जो जिसमें मास जो है वो ग्राम्स में जाएगा। ठीक है, तो मास क्या डाल देंगे हम मास डाल देंगे जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, 20.7 था हमारा मास, तो 20.7, और मैं मोल से डिवाइड कर लूंगा 0.7465। सो 20.7 डिवाइड बाय आंसर, आई एम गेटिंग 27.728 म्यू। म्यू नहीं आएगा कैलकुलेटर में, आपके पास आएगी ये वैल्यू। अब ये क्या होती है बेटा, ये वाली जो वैल्यू होती है एमआर की, जब हम ये वाला एमआर निकालते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, दिस कम्स आउट इन एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, यानी रिलेटिव टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। So basically that relative to 1/12 the mass of carbon atom, 1/12 the mass of carbon atom means basically mu, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है as the unified atomic mass unit. So basically जो भी वैल्यू आ रही है आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 म्यू कर देंगे। सो आपने मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना है, मास ऑफ वन पार्टिकल, तो वो कैसे निकल आएगा, 27.728 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 कर दोगे, ताकि तुम्हारे पास एक पार्टिकल का मास आ जाए। सो 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और मेरे पास वही आंसर आ रहा है 4.6 इंटू 10⁻⁻26 केजी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द गैस इज नाउ एक्सपैंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच, सो दैट इट्स टेंपरेचर इज 210 डिग्री सेल्सियस नाउ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इधर जो है वो बस कोशिश करते हैं कि हम बस किसी ना किसी तरह, क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ सीखा हुआ है, तो बस हम किसी ना किसी तरह यहाँ पे अप्लाई कर दें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ आप बगैर पते करीबी लगा सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। ठीक है, सो जैसे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं जो हूँ अपना क्या कहते हैं, आई विल अप्लाई द चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ ये कहते हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम वाटर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सो लॉट ऑफ द स्टूडेंट विल जस्ट गो विद लाइक दिस। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप ये बगैर, अगर आपको नहीं भी पता हो, अगर आपको ये नहीं भी करना हो इस तरह कैलकुलेशन, तो आप इसको वैसे ही भी कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स लॉ इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है ना, V1/T1 विल इक्वल टू V2/T2। बेसिकली ये कहां से आ रहा है, देखो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी ले लो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, और आपको पता है मोल्स और मोलर गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होंगे ही होंगे। तो ये बेसिकली यहां से आ रहा है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपने क्या करना, अपनी वैल्यूज प्लग इन कर लेनी है। सो V1 क्या था आपका, V1 जो था वो 6 × 10⁻³ था, तो ये प्लग इन कर लेते हैं। ठीक है, और जो है वो टेम्परेचर T1 पहले क्या था, ये 17 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको हम प्लग इन कर लेंगे विद कन्वर्जन 17.273, 17 + 273.15 ही। और जो है वो V2 क्या हो जाएगा, V2 मुझे बोल दिया 10 × 10⁻³ है, और मुझे ये T2 निकालना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स वर्क आउट दिस T2। सो 10 × 10⁻³ डिवाइड बाय 6 × 10⁻³ and then multiplied by 17 + 273.15। सो मेरे पास T2 की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, T2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 483.58। ठीक है, और अगर मैं आपको बोल दूं बेटा मुझे ये सेल्सियस में निकाल दो, तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 483.58 माइनस 273.15। सो लेट्स सी, -273.15 माइनस में से कर दिया,
तो मेरे पास जो है वो 210 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली हमने चार्ल्स लॉ की बेसिस पे कर लिया, ठीक है। और चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ और ये कोई ऐसे लॉज नहीं है, बस इसी के अंदर सिंपल आपने क्या करा हुआ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की पोर्शन आ गया। आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर की पोर्शन आ जाएगा। आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वॉल्यूम को उधर डिवाइड में भेज देना। तो ये बहुत आसान है, कोई आपको एक्स्ट्रा कोई याद करने की कोई इसमें जरूरत नहीं। दूसरा ये कि भाई वही जरूरी भी नहीं है इसके अंदर कि आप बैठ के क्या करो, आप बैठ के यहाँ पे चार्ल्स लॉ ही लगाओ। मतलब ऑब्वियसली द वर्किंग इज फास्टर, बट इतनी भी कोई आपका टाइम नहीं लगेगा अगर मैं इस तरह से कर लूँ कैलकुलेशन। मैंने आपको एक ये तरीका दिखाया ना, मैंने आपको एक ऑल्टरनेट ऊपर भी दिखाया था, तो मैं इधर भी आपको एक ऑल्टरनेट दिखाऊंगा। ऑल्टरनेट क्या दिखाऊंगा इधर देखो, बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो दफा अपनी इक्वेशन लगा देता हूँ। अगर मैं पीवी इक्वल्स टू एन के टी ले लूँ, ठीक है जी, और मैं क्या कर लूँ, मैं जो हूँ वो एन के की वैल्यू निकाल लूँ, वो क्या हो जाएगा, वो पीवी अपॉन टी हो जाएगा। और एन के मुझे पता है कांस्टेंट रह रहा होगा, मैं जब प्रेशर को सॉरी जब मैं वॉल्यूम को बढ़ा भी दूं या जो भी कर दूं, तो एन के द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे कांस्टेंट ही दे रहे होंगे, राइट। सो मैं इसको इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि पी क्या है, पी मेरा जो भी मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में, उन्होंने बोला हुआ प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। सो हमारा 3 × 10⁵ जो प्रेशर था, वॉल्यूम हमारा पहले ये था, और जो है वो टेम्परेचर टी क्या था, 17 + 2 73.15। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने करके एन के की वैल्यू निकाल ली। इसमें आपको दिखाता हूँ, 3 × 10⁵ एंड देन 6 × 10⁻³ देन 17 + 2 73.15। और ये मेरे पास आ गया कि मेरे पास जो एन के की वैल्यू आ रही है वो 6.20368 आ रही है, ठीक है। अब जाहिरन बात है, जब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज भी करूंगा बेटा और टेम्परेचर भी चेंज करेगा तो एनके तो चेंज नहीं करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा से ही एनके की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा एनके नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ एन कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो पहले सिर्फ एन ले लेते फिर दोबारा कर लेते। बहुत दफा ये होता है कि मैंने तो आपको ये एक ही पार्ट में दे दिया ना, लेकिन एग्जामिनर पहले आपसे बोलेगा बेटा पहले मोल्स निकाल दो मुझे, या मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो एक पार्ट में, फिर बोलेगा कि हमने प्रेशर चेंज कर दिया है, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो फिर निकाल दो। तो फिर इट इज वेरी वेरी मैनेजेबल टू अप्लाई द सेम इक्वेशन 2 टाइम्स, वो कोई मसले की बात नहीं होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वंस अगेन क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है एनके क्या होगा, पीवी/टी होगा, है ना। तो अब मेरा प्रेशर वही है पहला वाला, कांस्टेंट रह रहा है प्रेशर। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है जी। टेम्परेचर मुझे निकालना है, मेरा जो T2 टेम्परेचर है, और ये किसके बराबर होगा, एनके के बराबर होगा, क्योंकि एनके कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा होगा। सिमिलरली आप सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल लो या मोल्स ले लो, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक बहुत ही बेसिक सी चीज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि लाजिमन आपको जो है वो ये सारे लॉज आने चाहिए हैं और सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व, नहीं। ये बगैर उसके भी बहुत आसानी से, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें बस आपने फॉर्मूलास प्लग इन करने आने चाहिए और फॉर्मूला सॉल्व करने आने चाहिए आपको। T2 ये आ गया, और फिर सेल्सियस में निकालूंगा तो सेल्सियस मेरे पास फिर दोबारा से 210 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो टेम्परेचर T2 होगा वो सेल्सियस में वही आ जाएगा जैसे आप ऊपर देख रहे थे, राइट। तो यू कैन सी दैट देयर इज नो नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस, इट्स वेरी इजी। फाइनली क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट द न्यू टेम्परेचर गिवन दैट दे हैड एन आरएमएस स्पीड ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बोला हुआ है कि आरएमएस स्पीड निकाल दो न्यू टेम्परेचर पे गिवन देयर आरएमएस स्पीड। अच्छा, सबसे पहले तो क्या होती है, ये मीन स्क्वायर स्पीड होती है, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और ये जो होती है ना बेटा, ये हमारे पास आरएमएस स्पीड होती है। और आरएमएस स्पीड क्या होती है, आरएमएस स्पीड इज बेसिकली हमारी जो सी आरएमएस होती है वो बेसिकली रूट होती है आपकी मीन स्क्वायर स्पीड का, दैट्स इट। कोई इसमें कोई और कोई नई चीज नहीं है जो आके आपने सीखनी होगी, सो दिस इज द रूट ऑफ योर मीन स्क्वायर स्पीड। तो मैंने जब आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करवाया था कि भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, यही था ना हमने जो ऊपर ड्राइव किया था, ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो हूं अगर मुझे इसको आरएमएस के टर्म्स में करना है तो मैं दोनों साइड को रूट मार सकता हूँ। इफ आई रूट दिस साइड एंड आई रूट दिस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर एम एस। एंड देन यू कैन राइट दिस डाउन, यू कैन से रूट T1 डिवाइड बाई सी आर एम एस 1 विल इक्वल टू रूट T2 डिवाइड बाई सी आर एम एस 2। अगर आपसे सीधा सीधा मीन स्क्वायर स्पीड में ही बात होगी तो आप समझदार हो, आप सीधा सीधा मीन स्क्वायर स्पीड प्लग इन कर देते, राइट। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। हमारा पहला टेम्परेचर क्या था, 17 + 2 73.15, दिस वाज आवर टेम्परेचर बिफोर। इसको मैं रूट करके ले लूंगा, तो ये मैंने रूट करके ले लिया। हमारी जो सी आर एम एस मुझे 1 दी हुई है वो दी हुई है 500, तो मैं इसको 500 लेता हूँ।
रूट ऑफ T2 मुझे ये ढूंढना है, और CRMS2 मुझे जो है वो ये निकालनी है कि ये मेरे पास क्या आ रही है। अच्छा, मुझे T2 पता है, T2 क्या है, ये है 483.58 केल्विन, राइट, आई ऑलरेडी वर्क दैट आउट। सो मैं इसको रूट ले लूंगा 438, 483.58, 483.58, ये मैंने कर लिया। अब मैं जो हूँ वो अपनी CRMS2 जो है वो निकाल लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 17 प्लस 273.15 एंड देन डिवाइड बाई 500, और फिर जो है वो हम इसको 483.58 से भी डिवाइड कर देंगे। सो द CRMS आई एम गेटिंग, हम्म समथिंग वेंट रॉन्ग, एक सेकंड, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, हाँ मैंने कैलकुलेशन गलत करा दिया। तो मैं जो हूँ वो, सॉरी, इसको मैं 438.58 लूंगा और इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर जो है वो मैं डिवाइड बाय 17 प्लस 273.15 रूट में कर दूंगा। तो मेरे पास CRMS2 क्या आ गई, 614.728 आ गई। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स राउंड इट ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 615 मीटर पर सेकेंड आपके पास आपकी CRMS आ गई। अगर मैं आपसे पूछता मीन स्क्वायर स्पीड, तो आप यहाँ पे बस रूट नहीं लगाते, डायरेक्टली वैसे ही कर लेते कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये क्या है, ये बेसिक आपका आइडियल गैसेस है। बहुत छोटा, बहुत आसान चैप्टर है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है जी। और बस आपको अगर फॉर्मुलास बताएं तो ऐसे बच्चों बच्चों वाले सवाल आते हैं जो कि आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चार्ल्स प्रेशर और वो वाला बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए। आप वही आइडियल गैस की क्वेश्चन दो दफा लगा के कर लें, ठीक है। प्रेशर कौन सा रख रहा है तो दोनों दफा प्रेशर को सेम रख के कैलकुलेट कर लें, जो अपनी नई चीज कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम कौन सा रहता है तो दोनों दफा वॉल्यूम को सेम रख के कर लें। टेम्परेचर कौन सा रहता है तो दो दफा टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कर लें। या फिर अगर आपको इस तरह से करना भी है तो आप फिर उसी वक्त ऑन पॉइंट भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड बाकी ये वाला आपको पता होना चाहिए कि आपका टेम्परेचर और मीन स्क्वायर स्पीड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बाकी सारे फॉर्मुलाज आपको बता दिए, सारी assumptions बता दिए। इसके अलावा मेजरली आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल लेटर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।